नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज वो है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड होता है, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर क्या होगा, किस तरह फील्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने थोड़ा बहुत इसको डिफाइन किया हुआ है कि यूनिफॉर्म फील्ड इज वन वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम थ्रू आउट, यानी वो वाला फील्ड है जिसमें क्या हो, सेम हो। कौन सी चीज़ हो, इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लूँ ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसकी सेम इंटेंसिटी है मतलब नंबर ऑफ लाइन जो है वो सेम डिस्टेंस पर पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम कहेंगे कि ये फील्ड जो है ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है। इस तरह फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। अब अगर वो जो फील्ड कुछ इस तरह है कि कहीं पर जो है ना वो नंबर ऑफ लाइन जो है एक दूसरे के करीब करीब है और कहीं पर जो है ना नंबर ऑफ लाइन एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस पर हैं, कहीं पर क्लोजर हैं और कहीं पर जो है ना डिस्टेंस, मतलब ये जो है सेम डिस्टेंस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान, जो इंटेंसिटी है उसकी वो सेम नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन क्लोजर हो वहाँ पर फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पर फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो उस तरह फील्ड को हम क्या कहते हैं, हम उस तरह फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको हम। अब इन सब में से जो है ना कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इन सब में जो करेक्ट ऑप्शन है आप सबको रीड कर लिया, ऑल चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सेम फोर्स। सेम फोर्स तमाम चार्ज पार्टिकल पे होगा। आप सबको पता है कि मास इलेक्ट्रॉन पे अलग फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन पे और फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसी में डायरेक्शन आउटवर्ड है, किसी में इनवर्ड है, तो ये नहीं हो सकता। ऑल चार्ज पार्टिकल मूव विद सेम वेलोसिटी, तमाम सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, सारा डिस्टेंस जो है ना सबके दरमियान क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। When the electric field are parallel to each other, the intensity of a field and strength of the electric field is the same throughout the region, or we can say that electric field is uniform in that region. Next MCQs है जो स्टूडेंट ने सेंड किया था, वो है कि two wave sources are oscillating in a phase. Each source produce a wave of a wavelength lambda. The two waveformer the source meet at a point x with a phase difference of 90. What is the possible difference in the distance from two wave to the point x? तो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, आपको एक कंप्लीट वेव फॉर्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि नोट किसे कहते हैं और नोट पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंटी नोट किसे कहते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेव है एक, उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट की तरफ मैं आता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें ये एक कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कंप्लीट वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, और उसके बाद ये दूसरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये तीसरा कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 इसमें हमारे पास कितने लेमडा है, 3 लेमडा है। उसके बाद ये जो मेन लाइन है, ये लाइन जो है ये क्या है, ये इस लाइन पर जो है ये इसका मीन पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ये लाइन जो है मीन पोजीशन। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और उसके बाद जो ऊपर जितनी भी ये आ रही है कर्व फॉर्म में, इन सब को हम क्या, इनको हम कहते हैं क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट।
ये, और ये जो है पीक पॉइंट है, ये भी पीक पॉइंट है। आपने ऑलरेडी पढ़ा था ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक में, पीक पॉइंट, मैक्सिमम पीक पॉइंट, मिनिमम पीक पॉइंट, लेग, लीडिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी डिटेल के साथ। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रॉफ है, और उसके बाद ये कंप्लीट साइकिल है। अब इस एमसीक्यूज में अगर आप देखें, टू वेव सोर्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फेज क्या है, और इन्होंने बताया है कि एक ही फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज फेज? फेज इज जस्ट एंगल, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 डिग्री कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट है। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है 180, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 180, और यहाँ पर जो है ये है आ जाएगा आपके पास एंगल आ जाएगा 90। उसके बाद ये जो है ये क्या है आपके पास 0, ये 0, 90, 180, और यहाँ पर आ जाएगा 270। ये सारे क्या है, ये फेज है। अब टू वेव सोर्स आर ऑसिलेटिंग इन अ फेज, एक ही फेज पर दो वेव फॉर्म जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ईच सोर्स प्रोड्यूस अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब एक सोर्स ये है, और दूसरा सोर्स अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करूँ, दूसरे भी सेम फेज पर ऑसिलेट कर रहा है। मतलब अगर इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है तो दूसरे का भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। एट पॉइंट एक्स विद द फेज डिफरेंस 90 पर आपने इनको बताना है व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द टू सोर्स टू द पॉइंट एक्स। यहाँ पर आपने इसकी इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर इसके पास क्या है वेवलेंथ, इसके पास वेवलेंथ लेमडा बाई 8 है, लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई 4 है, लेमडा है, क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी इस तरह कंप्लीट वेवलेंथ हो, इस तरह ऐसे, एक मिनट में इसको इधर बनाओ साइड पे, ये रेड कलर चेंज, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास वन वेवलेंथ है। अब ये टोटल यहाँ से लेकर इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक किस चीज़ की इक्वल है, ये लैम्डा की इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो हाफ इस साइड पर ये रह जाएगा आपके पास लैम्डा बाई 2 रह जाएगा, और इस साइड पर भी आपके पास ये रह जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये अगर आप देखिए यहाँ पर 90 एंगल पर भी, मतलब लैम्डा बाई 2 का भी हाफ, तो लैम्डा बाई 2 का हाफ क्या है, ये यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है। इस एंटी नोड पर जो है हमारे पास ये किस चीज़ की इक्वल होता है, तो एट पॉइंट एक्स ये इक्वल होता है लैम्डा बाई 4 की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अब इस पोजीशन पर क्या बन रहा है, 90 एंगल पर आपके पास वेव फॉर्म बन रहा है लैम्डा बाई 4 बन रहा है आपके पास। तो एग्जैक्ट यही जो है ना, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब नोड क्या है, नोड वो पॉइंट है जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो, मिनिमम हो, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये नोड है। एंटी नोड क्या है, जहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम। एंटी नोड और नोड से लेकर एंटी नोड के दरमियान, दो नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, और उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये एक एंटी नोड, नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस जो है ये किस चीज़ की, लैम्डा बाई 4 की इक्वल होता है। तो इसमें जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वेव फॉर्म के बारे में इसलिए स्टडी कर ले क्योंकि ये पूरा आपके सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है आरएचसी सर्किट वाला। उसमें अगर वेव फॉर्म के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस चैप्टर को आप नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगा। फिर अगर ये इसकी जो है ना आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, फेज किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं, पीक पॉइंट क्या होता है, तो आप इसको जो है ना वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। तब इतना टाइम फिर नहीं लगता एमसीक्यूज में अगर ये क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है कि द एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियाइड इज गवर्न्ड बाय द रिलेशन del n divided by del t minus lambda n
where lambda is equal to 2.4 10 raised to the power minus 8. What is half life of the nucleide? ये आपको गिवन है एक्टिविटी सर्टेन न्यूक्लियाइड, ये उसकी एक्टिविटी गिवन है और इसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसका प्रूफ भी किया था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट। अब इस एमसीक्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, हाफ लाइफ का फार्मूला याद होना चाहिए। हाफ लाइफ के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था स्टूडेंट्स, अगर आपको वो याद हो, और वो फार्मूला कुछ इस तरह था कि 1/2 lambda n डिवाइड बाई lambda नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाई lambda, और ये हमने इस रिलेशन से फाइंड आउट किया था। और इसमें ये क्या है, रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ है, और इसमें lambda क्या है, ये डीके कांस्टेंट है, और ये क्या है, इसमें मीन लाइफ है। ओके, जब हमने इसको डिराइव किया था तो उसके बाद ये जो डीके कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ डीके, इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर गिवन है, देखिए ये बताया गया है उन्होंने कि ये रिलेशन है और उसमें डीके कांस्टेंट की वैल्यू ये है, हाफ लाइफ की वैल्यू आप बताएं। तो सिंपल आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप हम इस एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास लेमडा ये गिवन है, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये रिलेशन आपको जो है ना, ये वाला रिलेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर सिंपल पुट करें और उसको राउंडेड ऑफ कर ले, तो आई थिंक इंशाल्लाह आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है ना इसमें ये आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई इन अ विजिबल रेंज, विजिबल रीजन, इसमें कौन सा सीरीज जो है वो लाई करता है विजिबल रीजन में। स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था काफ़ी डिटेल के साथ, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और हमने कहा था कि लेमन सीरीज कहाँ पे लाई करता है, और मालमर सीरीज कहाँ पर लाई करता है, और पास्टन सीरीज कहाँ पर लाई करता है। तो इन्होंने पूछा है जस्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, तो देख सकते हैं आप मालमर सीरीज जो है वो कहाँ पर लाई करता है, विजिबल रीजन, और बाकी जो है वो क्या है, लेमन जो है वो अल्ट्रावायलेट में है, और पास्टन और पीफॉन्ड ये कहाँ पर है, ये इंफ्रारेड रीजन में है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो कौन सा वाला है, वो पाल्मर है। इस तरह एग्ज़ाम में ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पहले भी मैंने बताया था, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही देंगे, हो सकता है दोबारा जो है ना आपको चेंज कर लेगी कि ये सीरीज़ कौन से में लाइक करता है। तो आप ज़रा दोबारा जो है ना इसको देखते डिटेल के साथ। नेक्स्ट जो है, 2 स्प्रिंग है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर अरेंज एंड a body of mass m is attached to it, then calculate the time period। तो सो इस पर सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लें, 2 पाई m डिवाइड बाई k, चूँकि 2 स्प्रिंग हैं, और याद रहें कि जब आपके पास 2 स्प्रिंग सिस्टम हो तो उसके लिए जो है ना आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 2 पाई m बटा k, और k इक्वेशन दोनों को ऐड कर ले, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से जो है ना वो आ जाएगा, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, to determine the resistance of a voltmeter by discharging a capacitor to it instantaneous voltage। अब तो ये ऑलरेडी आपने किताब में पढ़ा हुआ है, आपने चार्ज पढ़ा था, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ये यहाँ उन्होंने वोल्टेज उन्होंने बताया है वोल्टमीटर बाय डिस्चार्जिंग, तो इसके हवाले से उन्होंने वही फार्मूला है, सिर्फ क्यों की जगह आपने क्या यूज़ करना है, R0 को यूज़ करना है। तो इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन, व्हेन वी मेजर the internal resistance of a cell by potentiometer, the EMF of a battery must be। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा था, टॉपिक में थ्योरेटिकल आपके पास किताब में मौजूद है, सेकेंड ईयर की बुक अगर आप खोलें और उसमें देखें
उसमें है, हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि ईएमएफ जो है वो ग्रेटर होगा किस चीज़ से, ऑफ अ बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। इससे क्या होगा, सेल से ग्रेटर होगा। और इसके लिए हमने फिर क्या किया था, हमने दो इक्वेशन भी पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट है मास 80 kg है और ट्रूफर के जरिए से आ रहे हैं नीचे की तरफ एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन उसकी ये है। फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो स्टूडेंट, फोर्स किस चीज़ की इक्वल होता है आपको पता होगा, F इज इक्वल टू ma। इस एमसीक्यूज में अगर आप देखें, इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपके नीचे की तरफ आ रहा है। याद रहे कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें, इसकी इन्होंने बताया है कि वेलोसिटी इसकी क्या है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो जो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और जब एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला जो है वो इक्वल है किस चीज़ के। तो स्टूडेंट, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू डेल P डिवाइड बाय डेल T। मतलब इक्वेशन है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इस तरह एक प्रूफ आपने किया होगा। अब इन्होंने क्या मांगा है हमसे, फॉर चेंज इन मोमेंटम। ये इसमें क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को अपनी जगह पर छोड़ दें, आपके पास आ जाएगा डेल P, और ये आपके पास आ जाएगा फोर्स, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा डेल T। तो ये देखिए, ये आपने पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज इम्पल्स। इसको क्या कहते हैं हम, इम्पल्स कहते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का बोला है, रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज। तो चेंज इन मोमेंटम किस चीज़ की इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम इज, ये हो गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम, और इसके इस साइड पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास इम्पल्स आ रहा है। ओके, उसके बाद इसमें ऑप्शन ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ओके, आई थिंक यही कुछ था जो आप लोगों ने सेंड किया था मुझे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी एमसीक्यूज में